बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है जरा देखें। A small source of light is 4 meter below the water surface of refractive index 5 by 3. In order to cut off all the light coming out of water surface, minimum diameter of the disk placed on the surface of water is. तो अभी पीछे हमने बिल्कुल सेम सवाल ये सॉल्व किया था और इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसमें ना एग्जामिनर कितनी चीजें पूछ सकता है मैंने ये भी बताया था। इसमें उसके पास बस 2 ही सवाल हैं पूछने के लिए। वो कहता है कि वाटर सरफेस से h डिस्टेंस नीचे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ये डेप्थ जो है वो आपको h दे देता है। तो ये एक विजुअल कौन बनती है बच्चों, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर रखा हुआ है, इसको विजुअल कौन बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्कल बना ऊपर वाटर सरफेस पर, इसके ऊपर एक डिस्क रख दो, इसी जगह से तो लाइट निकल रही है तो वो लाइट निकलेगी नहीं। तो इसका रेडियस पूछ लेता है या डायमीटर पूछ लेता है तो डायमीटर तो 2r हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा और क्या पूछ लेगा, सेमी वर्टेक्स एंगल। ये सेमी वर्टेक्स एंगल तो एक क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है, यहाँ से लाइट इस तरह से जा रही होती है, ठीक। तो 2 ही सवाल बनते हैं कि आप जो ये बेस बनेगा कोन का या जो फ्लोटिंग डिस्क वाटर सरफेस पे रखी होगी उसका डायमीटर या रेडियस बताइए, और दूसरा सवाल कि जो विजुअल कोन बन रही है उसका सेमी वर्टेक्स एंगल बताइए। तो रेडियस के लिए सीधा r इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। जैसे h दे रखा है 4 मीटर और म्यू की वैल्यू आपको दे दी 5/3, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका r आ जाएगा। और सेमी वर्टेक्स एंगल जो है वो c के बराबर है, अगर ये c है तो ये भी c ही है। और आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होगा, वो होगा 1/μ, जहां म्यू क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर का रेयरर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर रेयरर तो एयर है, जब कुछ और नहीं कहा जाता तो रेयरर मीडियम को एयर ही लिया जाता है। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ और म्यू दे रखा है 5/3, तो साइन सी हो जाएगा 3/5 अगर पूछा होता तो। पूछा नहीं है, पूछा सिर्फ रेडियस था, सवाल खत्म हो गया। पर मैंने आगे के लिए भी सवाल को हमेशा के लिए खत्म किया कि इन सवालों में 2 ही बातें हैं उसके पास पूछने लायक, और वो ये दोनों बातें इस तरह से आप डायरेक्ट बता सकते हो। ये है बच्चों अगला सवाल, टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। समझते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब एक ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं और दोनों की रेडियस बराबर है। तो ये टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f ईच, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो f है, और ऐसे ऐसे 2 लेंस हैं, एक ये और एक ये, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो इसकी फोकल लेंथ भी f ही है। आर केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट, ओके, उनको कांटेक्ट में रख दिया है बच्चों। तो ये देखिए दोनों को कांटेक्ट में रख दिया इस तरह से, दोनों को कांटेक्ट में रख दिया सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1, और ये जो कॉम्बिनेशन बना इसकी फोकल लेंथ f1 है, मतलब f इक्विवेलेंट f1 है, ये इसने कह दिया। ये दो बिल्कुल एक जैसे लेंस थे, इनको कांटेक्ट में रख दिया और कांटेक्ट में रखने के बाद इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f1 है। आगे पढ़ें। When the space which has the same refractive index as that of glass, then the equivalent focal length is f2। okay, इसमें कुछ देखो कुछ मिस है यहाँ पे, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। When the space, तो ये एक आई हुई प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था, जो ये टाइपिंग एरर हो गई है। When the space, आप लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, when the space is filled with glycerine, when the space is filled with glycerine, तो is filled with glycerine यहाँ पे और लिख लीजिए। When the space is filled with glycerine which has the same refractive index as that of glass, और glycerine का refractive index उन्होंने सेम वही दिया जो ग्लास का है। तो ये कह रहा है वो कि ये दोनों लेंस जो कांटेक्ट में रखे हैं इस तरह से, तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में कुछ स्पेस है, तो उस स्पेस में हमने ग्लिसरीन भर दी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लिसरीन का वही लेना है जो ग्लास का है, ऐसा उसने बोला। तो अब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आई वो आई f2, और आपसे पूछा गया है कि f1/f2 बताइए। क्या बताइए, f1/f2। तो चलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक नए पेज पे जाता हूं। क्या कॉन्सेप्ट है इस सवाल का।
बच्चों एक तो इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। एक तो ये लगेगा, जैसे हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो जिसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, तो इसमें अगर R1 की वैल्यू प्लस R है तो R2 की वैल्यू माइनस R है। ठीक है जी, ये आपकी इंसिडेंट रे फॉर एग्जांपल। तो ये वाला जो रेडियस होगा ये प्लस R है, तो ये वाला जो रेडियस होगा फिर ये माइनस R है। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से 1/f की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा म्यू क्या है, मान लीजिए ग्लास का जैसे बना हुआ हो तो 3/2 माइनस 1 और 1/r हो जाएगा 2/r। बच्चों 3/2 माइनस 1 होगा 1/2, तो 1/2 इंटू 2/r, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी 1/r। 1/f की वैल्यू आ जाएगी 1/r। इसके अलावा मान लीजिए कि ये लेंस ऐसे रहा होता, ऐसे इक्वी कॉनकेव, तो इस केस में R1 की वैल्यू माइनस R होती। देखो ये देखो, ऐसे मान ले इंसिडेंट रे आ रही है तो ये देखो R1 माइनस R है, और जबकि R2 जो है वो प्लस R होता। तो यहाँ पे अगर मैं फोकल लेंथ निकालूं तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और मान लीजिए कि ये लेंस भी ग्लास का ही बना हुआ होता तो 3/2 माइनस 1 माइनस 2/r 1/f की वैल्यू आ जाती माइनस 1/r। गॉट इट। तीसरा कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि दो लेंसेज कांटेक्ट में रखे हुए हों तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2, और 3 हो तो प्लस 1/f3, 4 हो तो प्लस 1/f4। समझ गए। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे इस सवाल में लगना है, एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला, और दूसरा कि अगर लेंस कांटेक्ट में रखे हों तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है। साथ साथ मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे दिया। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होंगी, तो फोकल लेंथ कैसे निकाली जाएगी। इक्वी कॉनकेव है तो कैसे निकाली जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 लिया जाए तो इक्वी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आएगी R के बराबर और इक्वी कॉनकेव की आएगी माइनस R के बराबर। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं वापस। तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ f है, इनको कांटेक्ट में रख दिया, मतलब 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब लेंसेज को कांटेक्ट में रख दिया जाता है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/ पहले लेंस की फोकल लेंथ प्लस दूसरे लेंस की फोकल लेंथ, पर दोनों की फोकल लेंथ बराबर है क्योंकि दोनों सिमिलर लेंस हैं। और f इक्विवेलेंट दे रखा है f1, तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/f1 इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f। और मैंने अभी क्या बताया था कि अगर कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ग्लास का बना हुआ हो तो उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/r। अभी बताया था मैंने, देखो करके ये रहा 1/f इज इक्वल टू 1/r, इतनी आएगी। इसीलिए 1/f की जगह 1/r, 1/f की जगह भी 1/r पुट कर दिया, तो 1/r प्लस 1/r इज 2/r। तो ये देखिए 1/f1 आ गया 2/r, इक्वेशन नंबर 1। अब हम नीचे वाले डायग्राम पे चलते हैं, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 3 लेंस हैं, तो 1/f इक्विवेलेंट होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। बोलो 3 लेंस क्यों है, क्योंकि पहला लेंस ये है जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, राइट। और इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी 1/f। यहाँ सॉरी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी f, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/f प्लस f2। दूसरा लेंस देखो जो रेड कलर से बना हुआ है, जो ग्लिसरीन से बना हुआ है, उसकी फोकल लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए f डैश मान लेता हूं। और तीसरा फिर से ये जो सिमिलर लेंस था, तो 1/f। बोलो यस और नो। और बच्चों 1/f की जगह मैं 1/r लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, मैंने अभी समझाया था, देखो ये रहा 1/f इज इक्वल टू 1/r।
इसलिए 1/f और इस 1/f की जगह मैंने लिख दिया 1/r। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस यहाँ पे भी 1/r। अब ये जो 1/f डैश है इसकी जगह क्या लिखूं, तो देखो, तो बच्चों अगर शेप इक्वी कॉनकेव हो जाए, अगर शेप इक्वी कॉनकेव हो जाए तो ये 1/f आएगा -1/r। इसलिए इसकी जगह जाके क्या लिख दिया, -1/r। -1/r से +1/r कैंसिल हो जाएगा। और इस अरेंजमेंट की एफ इक्विवेलेंट F2 दे रखी है, मतलब यहाँ पे F2 लिख दिया तो दैट इज 1/r। देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 1/f1 कितना है, 2/r। 1/f2 कितना है, 1/r। अगर मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन सेकंड है 1/f2 और इक्वेशन 1 है 1/f1। डिवाइड कर दूं सेकंड को फर्स्ट से तो 1/r डिवाइडेड बाय 2/r जब मैंने किया तो बच्चों LHS में आ गया f1/f2 और RHS में आ गया 1/2। तो f1/f2 की वैल्यू 1/2 होगी। समझ आया? अगला सवाल। An equiconvex lens has a power P. It is cut into two symmetrical halves by a plane containing the principal axis. The power of one part will be. वो कह रहा है कि एक लेंस है जो कि इक्वी कॉन्वेक्स है और इसकी पावर जो है वो है P. इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स। इस तरह से कट लगा के सिमेट्रिकल हाफ्स में कनेक्ट कर दिया, सॉरी कट कर दिया बाय अ प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लगाया है, तो इसकी पावर कितनी होगी। आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ये सवाल किस कॉन्सेप्ट पर आया है। तो बच्चों ये आपका कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी ये रेडियस r है और ये भी r है, तो मैं कहूंगा r1 की वैल्यू प्लस r, r2 की वैल्यू माइनस r और इसकी फोकल लेंथ को मैं कहूंगा म्यू -1, 1/r1 -1/r2। तो 1/f1 आ जाएगा म्यू -1 टाइम्स ऑफ 2/r, या f1 की वैल्यू आ गई r/2 म्यू -1। बच्चों अगर हम इस लेंस में इस तरह से कट लगा दें, इस तरह से कट लगा दें, तो अब ये लेंस आपको ऐसा नजर आएगा। ये रेडियस तो r ही होगी पर दूसरी वाली सरफेस फ्लैट हो जाएगी तो उसकी रेडियस हो जाएगी इनफाइनाइट। तो r1 तो प्लस r होगा लेकिन r2 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू आएगी म्यू -1, 1/r1 -1/r2। 1/infinity 0, इसलिए f2 आपका आ जाएगा r/म्यू -1। आप देख सकते हैं फोकल लेंथ बदल गई। लेकिन अगर आप लेंस में कट इस तरह से लगाएं, ये जो लेंस है इसमें ऐसे कट लगा दें, तो ये इतना लेंस बचेगा। ऐसे केस में आप देखिए r और ये भी r, मतलब रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो r1 की वैल्यू अगर प्लस r है तो r2 की वैल्यू माइनस r ही होगी, जिससे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फोकल लेंथ उतनी ही आएगी जितनी की पहली फोकल लेंथ आई थी। मतलब ये कैलकुलेशन सेम यही वाली कैलकुलेशन होगी क्योंकि इसमें रेडियस बदली ही नहीं। मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट लगाया जाता है तो फोकल लेंथ नहीं बदला करती, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट लगाया जाता है तो फोकल लेंथ बदल जाती है। कितनी हो जाती है बदल के, पहले जितनी भी थी उसकी डबल हो जाती है, बशर्ते कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो तो आप देख सकते हैं पहले r/2 म्यू -1 था, बाद में r/म्यू -1 है, तो फोकल लेंथ डबल हो गई। जबकि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट लगाया तो फिर कोई परिवर्तन नहीं आता। इसके अलावा और क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों, पावर ऑफ द लेंस 100/f होती है। यहाँ फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रखा जाता है और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में लगाना चाहते हैं तो मीटर में लिख लीजिए, लेकिन उस केस में फिर आपको फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू 1/f, और पावर की यूनिट आएगी डायप्टर। अपने सवाल पे वापस जाते हैं। उसने कहा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर P है उसको दो सिमेट्रिकल हाफ्स में कट कर दिया, और कट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगाया है। तो इस केस में फोकल लेंथ नहीं बदलेगी, जो फोकल लेंथ पहले थी वही फोकल लेंथ बाद में भी आएगी। बच्चों, पावर फोकल लेंथ का फंक्शन होती है, अगर फोकल लेंथ ही नहीं बदली तो पावर भी नहीं बदलेगी। मतलब जितनी पावर हुआ करती थी उतनी ही होगी, इसलिए इस सवाल का आंसर होगा डी। Two identical glass equiconvex lenses of focal length f each are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water. The focal length of the combination is, देखिए वही सवाल वापस आ गया जो सवाल हमने अभी किया था। आइए रिवाइज हो जाएगा, पूरा कर लेते हैं इसको भी। टू आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज, ये देखिए ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं बच्चों। हर बार पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो फिर कैसे पेपर जल्दी होगा, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ी सी जिम्मेदारी दीजिए कि भाई कुछ चीजें याद रख। जैसे हमने अभी अभी क्या देखा था, अभी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने ले गया था, क्वेश्चन नंबर शायद 22 का, तो मैंने आपको बताया था कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर हो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर हो और ग्लास का बना हुआ हो, तो उस केस में 1/f 1/r के बराबर आता है, मतलब f इज इक्वल टू r आता है। बोलो, बताया था अभी, है ना, क्योंकि r1 इज प्लस r, r2 इज माइनस r। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू की वैल्यू 3/2। तो 1/f 1/r आ जाएगा, मतलब f की वैल्यू r आ जाएगी। और इस तरीके के दो हैं आइडेंटिकल, इस तरीके के दो हैं आइडेंटिकल, तो इसकी भी फोकल लेंथ कितनी है, r। बात समझ में आ गई। उसने कहा इनको कांटेक्ट में रख दिया, ये इनको कांटेक्ट में रख दें। ये लीजिए, एक ये लेंस और एक ये लेंस कांटेक्ट में रख दिया, और आगे कह रहा है कि द स्पेस बिटवीन द टू, इनके बीच में जो भी स्पेस था फिल्ड विद वाटर, उसमें पानी भर दिया। क्या भर दिया उसमें, पानी। तो इस तरीके का एक लेंस इनके बीच में बेसिकली और आ गया, बहुत ही नेग्लिजिबल थिकनेस का। भाई जितनी ये वाली रेडियस है और जितनी ये वाली रेडियस है उतनी ही तो रेडियस होंगी ना ये, क्योंकि पानी इसी शेप को एक्वायर कर लेगा। तो इस केस में आप कहेंगे कि जो R1 है वो माइनस R होगा और R2 जो है वो प्लस R होगा, और ये पानी का बना हुआ लेंस है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होगा। तो इंडिपेंडेंटली अगर मैं देखूं कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f2 की वैल्यू होगी बच्चों 4/3 माइनस 1 इज 1/3, और ये -1/r माइनस 1/r इज -2/r। इसीलिए 1/f2 आ गया -2/3r, ये आ गया 1/f2। ओके, तो चलिए अब क्या कॉन्सेप्ट लगा दें कि यहाँ पर तीन लेंस 1 2 3 तीन लेंस कांटेक्ट में रखे हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी, तो 1/f इक्विवेलेंट होगी 1/f1 1/f2 1/f3। वैल्यू पुट कर दें क्या, 1/f1 दैट इज 1/r, 1/f2 जो वाटर का बना हुआ लेंस है, तो 1/f2 कितना आ रहा है, -2/3r। 1/f3 तीसरा लेंस और वो भी आइडेंटिकल ही था तो उसका fr था, तो इसलिए 1/r। कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, 1/f इक्विवेलेंट। तो यहां से अगर आप एलसीएम लें तो वो आ जाता है 3r। दिस इज 3 - 2 + 3। 1/f इक्विवेलेंट आ गया बच्चों 3 3 6 - 2 4 4/3r, या f इक्विवेलेंट आ गया 3r/4। f इक्विवेलेंट आ गया 3r/4, और आप देख सकते हैं कि हम f की जगह r लिख सकते हैं।
एफ की जगह आर लिख सकते हैं, इसलिए एफ इक्विवेलेंट आ गया 3r/4 या 3f/4। एफ इक्विवेलेंट इज 3f/4। हम डी आंसर टिक करेंगे। एफ की जगह आर क्यों लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई ना। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर ग्लास का बना हुआ हो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर ग्लास का बना हुआ हो, तो 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। तो देखो ये सॉल्व करके आ जाएगा f = r। पूरी बात याद रखना, इक्वी कॉन्वेक्स हो, ग्लास का बना हुआ हो, तो एफ आर के बराबर आता है। अगला सवाल, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखिए ये है प्लेनो मतलब एक सरफेस प्लेन, कॉन्वेक्स दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेन कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव मतलब एक सरफेस प्लेन और दूसरी सरफेस कॉनकेव, ये है प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो वो कह रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉनकेव लेंस, मतलब ये इसमें पूरा फिट हो जाता है। अगर ये इसमें पूरा फिट हो जाता है तो मतलब ये डिजाइन बनेगा। देखो ये इसी के साथ अगर कांटेक्ट में रख दिया जाए तो ये इसमें पूरा फिट हो जाता है। तो जब इन दोनों को मिला कर रखा जाता है तो ये शेप बन जाती है, क्योंकि वो उसी में एकदम फिट हो गया। ये इसने बोला, इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया। देयर प्लेन सर्फेसिस आर पैरेलल टू ईच अदर। इनकी जो प्लेन सर्फेसिस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो ये इसकी प्लेन सर्फेस है और ये दूसरे वाले की प्लेन सरफेस है और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इफ लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये अलग अलग मटेरियल से बने हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने μ1 कहा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने μ2 कहा। R is the radius of curvature of the curved surface of the lenses, then the focal length of the combination is। तो मुझे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बतानी है। बच्चों आइए हम चलते हैं रफ पेपर पे। तो एक उसने ये वाला लेंस दिया, बोलो R1 कितना हो गया, फ्लैट सरफेस इन्फिनिटी, और R2 कितना हो गया -r। कन्वेंशन समझ रहे हो ना। देखो ये इंसिडेंट रे आई, तो ये जो कर्वेचर है ये इधर की तरफ ऐसे पूरा होगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो जब कोई ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलेगा तो वो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चलेगा, इसलिए मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो R1 फ्लैट सरफेस का रेडियस हो गया इन्फिनिटी और R2 हो गया -r। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। 1/f1 की वैल्यू आ गई बच्चों μ-1/r। ये 1/f1 की वैल्यू आ गई। आगे अगर हम बात करें इस लेंस की, ये R और ये इन्फिनिटी, मतलब R1 जो है वो -r है और R2 जो है वो इन्फिनिटी है। अगर रे ऐसे आ रही है तो ये कर्वेचर ऐसे पूरा हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से वो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जाएगा, इसलिए R1 को -r लिया और फ्लैट सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा दूसरे वाला। इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 1/f = μ-1 और μ2 मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/r1 - 1/r2 1/∞ तो 0 होगा। तो 1/f2 की वैल्यू आ जाएगी -μ2 - 1/r, जबकि 1/f1 की वैल्यू थी μ1 - 1/r। तो ये 1/f1 और 1/f2 की वैल्यू समझ गए। तो अपने सवाल पे वापस चलते हैं। तो ये जो 1/f1 आएगा ये आएगा μ-1/r। ठीक, μ-1/r, और ये भी μ-1/r है लेकिन नेगेटिव में है। ये भी दूसरे वाला लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी μ-1/r है लेकिन नेगेटिव में है, नेगेटिव में, जबकि ये पॉजिटिव में है। और इसका म्यू μ1 है, इसका म्यू μ2 है। तो जब दोनों को कांटेक्ट में रख दोगे तो कितनी होगी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो हम कहेंगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 μ-1/r प्लस 1/f2। क्या है f2, f2 है माइनस μ-1/r।
1/f1 प्लस 1/f2। बच्चों प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसलिए बस यहाँ पे माइनस आएगा। आप 1/r को कॉमन ले लेंगे, 1/r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा μ1 -1 और यहाँ पे बचेगा माइनस μ2 -1। इसीलिए 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/r ब्रैकेट में -1 μ1 -1 माइनस μ2 +1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ये 1/f इक्विवेलेंट आया। तो f इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब r अपॉन μ1 माइनस μ2। समझ गए? दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अगला सवाल, व्हेन अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, बच्चों बाई कॉन्वेक्स लेंस उसे कहते हैं जिसकी दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स शेप की हो, उसको आप कहेंगे बाई कॉन्वेक्स। और अगर वो दोनों इक्वल रेडियस भी रखती हो तो उसको फिर इक्वी कॉन्वेक्स कह देंगे। बाई कॉन्वेक्स का ही दूसरा नाम डबल कॉन्वेक्स भी होता है। When a biconvex lens of glass having refractive index 1.47, देखिए ग्लास कहा लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ना देके उसने 1.47 दे दिया, तो अब यही लीजिएगा। is dipped in a liquid, it acts as a plain sheet of glass. This implies that the liquid must have refractive index equal to that of glass, less than 1, greater than that of glass, less than that of glass। तो बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट सीखना है इस सवाल का। कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर अगर लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, अगर लेंस जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना है वो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो, तो ऐसे केस में कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग कब होगा, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से बड़ा होगा। और अगर बच्चों लेंस किसी ऐसे मटेरियल से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है, सराउंडिंग डेंसर है और लेंस का मीडियम रेयरर है, तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग होता है और कॉनकेव डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग होता है, याद रखना। और इसी में तीसरा केस, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, तो ऐसे केस में चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ना वो कन्वर्जिंग होते हैं ना वो डाइवर्जिंग होते हैं, रे बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं जैसे कि किसी प्लेन शीट से निकल गई हो। और उसने यहाँ पे ऐसे ही कहा कि इट एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। जब हमने इस लेंस को किसी लिक्विड में डिप किया तो इसने ऐसे बिहेव किया जैसे प्लेन शीट ऑफ ग्लास, मतलब ना रेज को कन्वर्ज किया ना डाइवर्ज किया। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा, तो हम कहेंगे कि लेंस और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रहा होगा, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मैंने पहले भी कहा था और याद रखना, मुझे मिरर से फिर याद आ गया। लेंस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट करो तो उसकी फोकल लेंथ बदल जाती है ना, डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन मिरर की फोकल लेंथ पैरेक्सियल रेज के लिए r/2 होती है और वो मीडियम बदलने से नहीं बदला करती। A concave mirror of focal length f1 is placed at a distance of d from a convex lens of focal length f2. A beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror combination returns to infinity. The distance d must equal to, तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिटर्न्स टू इन्फिनिटी, द डिस्टेंस d मस्ट बी इक्वल टू, कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव मिरर।
अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, एक बीम ऑफ लाइट जो कि इन्फिनिटी से आई, इस तरह से इन्फिनिटी से बीम ऑफ लाइट आई। अब बीम ऑफ लाइट, इसको जरा मेरे साथ पढ़िएगा। उसने कहा अ बीम ऑफ लाइट coming from infinity and falling on this combination returns to infinity। इन्फिनिटी से आई और इन्फिनिटी को ही लौट गई। इन्फिनिटी से आई, ऐसे आई और फिर इस कॉम्बिनेशन से वापस इन्फिनिटी को ही लौट गई। तो बच्चों रे ऑप्टिक्स में याद रखना, जब भी किसी सवाल में ये कहा हो ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन गई, जब भी कहा जाए ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन गई, या जब ये कहा जाए कि रेज जैसे आई वैसे ही लौट गई, रीट्रेस वर्ड भी यूज हो जाता है इसके लिए, रीट्रेस इट्स पाथ। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन गई या रेज जैसे आई वैसे ही लौट गई, रेज ने अपने पाथ को रीट्रेस किया। इन सभी सवालों में ये जरूरी है कि कोई मिरर रखा हो। ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बने उसके लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज पूरे सिस्टम से टकरा वकरा के वापस ऑब्जेक्ट पर ही पहुंच जाए, मतलब रिफ्लेक्ट होकर जाए, मतलब मिरर रहा होगा। और ऑब्जेक्ट से आकर वापस ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बना दी, मतलब जैसे गई वैसे ही लौट आई। ओके, वो कौन सी रेज होती हैं जो मिरर पे जैसे जाती हैं लौट कर वैसे ही वापस आ जाती हैं? वो होती हैं परपेंडिकुलर रेज। मतलब जब कोई रे किसी मिरर पे परपेंडिकुलर जाती है तो मिरर उस रे को वापस जैसे वो आती है वैसे ही वापस लौटा देता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो मैंने कहा जिन सवालों में भी ये भाषाएं यूज होती हैं कि जहां ऑब्जेक्ट वहीं इमेज रे जैसे आई वैसे ही लौट गई, इन सवालों में एक मिरर जरूर होता है। और इन सवालों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मिरर पर रे परपेंडिकुलर गई होगी, मिरर पर रे परपेंडिकुलर गई होगी। अगली बात, अगर प्लेन मिरर है तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? आराम से बना सकते हो। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर है तो याद रखना कि स्फेरिकल मिरर पे वो रे परपेंडिकुलर होगी जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई नजर आ रही होगी। तो क्योंकि इस सवाल में भी यही कहा गया कि रे जैसे आई वैसे ही लौट गई, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये रेज इस मिरर पे पहुंची होंगी तो मिरर को लगा होगा कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है। दैट मीन्स क्योंकि स्फेरिकल मिरर है ना ये, तो जरा ग्रीन वाली रे को देखना है। ग्रीन कलर की रे ऐसे आई, ये कन्वर्जिंग लेंस पे आई थी, तो कन्वर्जिंग लेंस ने इसको ऐसे कन्वर्ज कर दिया इन रेज को। ये कन्वर्जिंग रेज इस तरह से इसने ऐसे कन्वर्ज कर दिया लाइक दिस। ये देखो कन्वर्ज हो गई ऐसे और फिर ये मिरर पे पहुंची। तो इस जगह ये क्या है? आप कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस की इमेज है। और आप जानते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज की इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस कहाँ बना रहा होगा? अपने फोकस पे। और जरा देखना कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या बताई गई थी? f2। तो ये f2 है इसलिए। और ये जरूरी है कि रे जैसे मिरर पर पहुंची मिरर वैसे ही उनको वापस लौटा दे। तो उसके लिए जरूरी है कि मिरर को लगे कि रे कहाँ से आई, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मिरर के लिए ये मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। आप किसी मिरर के लिए जानते हैं f इज इक्वल टू आर बाई टू, मतलब 2f r के बराबर होता है। मिरर के लिए ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होता है, इसलिए r की जगह मैं 2f लिख सकता हूँ। f मतलब फोकल लेंथ मिरर की फोकल लेंथ f बन दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो होनी चाहिए f2 प्लस 2f1। क्या होनी चाहिए? f2 प्लस 2f1, इसलिए सही आंसर है C। A biconvex lens has a radius of curvature 20. Which one of the following option describe best the image formed of an object of height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens? प्यारे बच्चों, उसने कहा biconvex मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं। आगे उसने कहा हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है।
क्या उसने दोनों सरफेस की अलग अलग रेडियस बताई? नहीं, उसने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, मतलब दोनों की ही 20 होगी, राइट। तो आप ये मान लेंगे कि f जो है वो r के बराबर होगा, क्योंकि आज ही मैंने बताया, पीछे ही कुछ एक दो सवाल करवाए जिसमें मैंने इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी आपको सिखाई, f r के बराबर आएगा, और r अगर 20 है तो f 20 आएगा। Which one of the following option describe best the image formed of an object of height 2? जी हाँ, मैं मानता हूँ कि ग्लास का बना हुआ होना चाहिए, तब f इज इक्वल टू r होता है, लेकिन उसने और कुछ बोला नहीं ना कि किसी और मीडियम का बना है, और ये पूछा भी नहीं कि किस मीडियम का बना है। तो when refractive index of lens is not given and it is not required as well, then consider that mu is equal to 3/2 कि ग्लास रहा होगा। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि 2 सेंटीमीटर हाइट का है और 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, तो एक ऑब्जेक्ट जो कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है और उसकी जो हाइट है वो, ये देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट वो है 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसकी इमेज कैसी होगी, उस पर आपको कमेंट करना है। तो बच्चों चलिए शुरू कर देते हैं। तो ये लेंस फॉर्मूला से सॉल्व होगा। u रियल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा नेगेटिव होता है, u इज -30। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, f इज इक्वल टू +20। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v माइनस u की जगह आपने पुट किया -30, फोकल लेंथ की जगह आपने पुट किया +20। सो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। आई होप आपको समझ में आई बात। यहाँ से एलसीएम आ गया 60, दिस इज 3, दिस इज 2, 1/v इज इक्वल टू, तो v की वैल्यू आ गई भाई +60। क्या आ गई v की वैल्यू? +60। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो +60, u माइनस है ना, तो लेफ्ट साइड में माइनस है, तो पॉजिटिव मतलब राइट साइड। तो राइट साइड में लेंस से 60 सेंटीमीटर आगे इमेज बनी इस तरह से। और कैसी बनी? तो मैग्निफिकेशन के लिए आप कह सकते हैं I/O, विच इज ऑल्सो इक्वल टू v/u। बच्चों अगर मिरर रहा होता तो मैं कहता -v/u। तो इमेज का साइज आप पता करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 2 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो चीजें रखी होती हैं उनका कन्वेंशन पॉजिटिव होता है, इसलिए +2 लिया। v की वैल्यू आई है +60 और u की वैल्यू दे रखी थी -30, तो ये -2 आया, -2 2 के साथ मल्टीप्लाई करके -4 देगा, तो इमेज का साइज -4 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की चीजों का कन्वेंशन नेगेटिव होता है, -4 आया तो नीचे की तरफ होगा ऐसे। तो ये आपकी इमेज बनी 4 सेंटीमीटर नीचे। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो रियल है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में बनी है। दिस इज रियल वर्ल्ड, है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी रियल इमेज बना रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस, रियल वर्ल्ड में बना रहा है ना। सच में रेज इधर जाएंगी, मतलब ओके। यहाँ पे स्क्रीन रख दीजिए तो इमेज स्क्रीन पर बन जाएगी। तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी आ रही है बच्चों? वो हाइट आ रही है 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर आ रही है? 4 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड, और हाइट होगी 4 सेंटीमीटर। तो सी और डी में से एक ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं करेक्शन है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ऑप्शन लिख दिए हैं, बिल्कुल एक जैसे लिख दिए हैं। तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को 4 सेंटीमीटर बना लीजिए, 4 सेंटीमीटर, और फिर उसको टिक कर दीजिए। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और 4 सेंटीमीटर हाइट की होगी, एनलार्ज्ड। ओके। A converging beam of rays is incident on a diverging lens. एक diverging lens पर converging beam आई है। Having passed through the lens, the rays intersect at a point 15 centimeter from the lens on the opposite side. If the lens is removed, the point where the rays meet will move 5 centimeter closer to the lens. The focal length of the lens is। देखिए इस सवाल की तो लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएगा बच्चा। अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऑप्टिक्स में, तब जाके बच्चा इन सवालों को सॉल्व कर सकता है। लेकिन देखिए ये इतना मुश्किल भी नहीं। अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज, तो कोई कन्वर्जिंग बीम है और वो एक डाइवर्जिंग लेंस पर आ रही है। ये देखिए ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब जो भी इसके पास आता है ये उनको थोड़ा और दूर कर देता है, उनके बीच की दूरियां बढ़ा देता है। A converging beam of rays is incident on a diverging lens। ये देखिए इस तरह से ये रेज, इस तरह से ये रेज
कन्वर्ज हो रही थी, लाइक दिस, इस तरह से कन्वर्ज हो रही थी। हैविंग पास्ड, अगर ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी तो मान लो अगर ये लेंस यहाँ पर नहीं आया होता, अगर रास्ते में ये लेंस नहीं आया होता तो ये यहाँ कहीं मिलती, अगर ये लेंस रास्ते में नहीं आया होता तो ये यहाँ कहीं मिलती, लेकिन लेंस का नेचर, पॉलिटिशियंस का नेचर डाइवर्जिंग होता है। क्या कहा मैंने? हाँ वही जो तुमने सुना। तो कन्वर्जिंग रेज, अगर ये लेंस ना आता तो ये यहां मिलती, लेकिन इस लेंस का नेचर डाइवर्जिंग है। इस लेंस का नेचर, इसका, सारे लेंस का नहीं होता, सारे लेंस का नहीं होता, सारे ह्यूमन बींग्स का भी नहीं होता। इस लेंस का नेचर डाइवर्जिंग है, पॉलिटिशियंस का नेचर डाइवर्जिंग होता है। तो ये इनके बीच की दूरियां बढ़ा देगा, मतलब ये जहां इनको जाना चाहिए था वहां नहीं बल्कि और डाइवर्ज कर दिया, इनके बीच की दूरी बढ़ा दी। डेस्टिनी है, मिलना है तो मिलेंगे ही, साथ ही रहेंगे, कुछ डिले जरूर हो सकता है। तो उसने कहा कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस हैविंग पास्ड थ्रू द लेंस, द रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो वो कह रहा है कि लेंस को क्रॉस करने के बाद, लेंस को क्रॉस करने के बाद ये 15 सेंटीमीटर पर जाकर मिली, 15 सेंटीमीटर पर जाकर मिली। कौन? रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज 15 सेंटीमीटर पर जाकर मिली। और बच्चों रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती हैं वो इमेज होती है, इसका मतलब ये इमेज है, तो वी हमारा +15 है। आगे कह रहा है इफ द लेंस इज रिमूव्ड, अगर लेंस को हटा दिया जाए, तो भाई अगर इस लेंस को हटा दिया जाए फिर तो ये वहीं मिलेंगी जहां इनको मिलना चाहिए था, इस जगह, है ना, फिर तो यहाँ मिलेंगी। तो इफ द लेंस इज रिमूव्ड द पॉइंट वेयर द रेज मीट विल मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस। तो 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस, मतलब अभी जहां मिल रही हैं 5 सेंटीमीटर उससे पहले ही मिल जाएंगी लेंस की तरफ, अगर लेंस हटा दिया जाए। ओके, तो ये लोकेशन, तो ये लोकेशन लेंस से कितनी आ गई? 15 और 5 का डिफरेंस, मतलब 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं ना कि जहां इंसिडेंट रेज मिलें या मिलती हुई नजर आए, ये देखो ये इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट रेज जहां मिलें या मिलती हुई नजर आए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यू है, और ऑब्जेक्ट लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। जी हाँ, यू मैंने पॉजिटिव लिखा क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, मिलती हुई नजर आ रही है, मिल नहीं रही। तो u इज +10 और v इज +15। और पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो बहुत आसान सी बात है कि भाई ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। अगर आपको u बताना है तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ चलोगे तो राइट चलोगे, अगर आपको v बताना है तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ चलोगे तो फिर राइट साइड चलोगे। और इंसिडेंट रेज भी राइट साइड ही जा रही हैं, तो इसलिए सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। फोकल लेंथ पूछ रहा है तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसीलिए 1/v माइनस u की जगह हमने लिखा +10 इज इक्वल टू f हमें चाहिए, और v की वैल्यू है +15, तो v की जगह लिख दिया +15। बच्चों एलसीएम ले लिया 30, दिस इज 2 माइनस 3, तो आप देख सकते हैं कि -30 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई है। बात समझ में आ गई? और माइनस आनी ही थी, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग सिस्टम की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वर्जिंग की पॉजिटिव होती है। Question number 30, a lens having focal length f and aperture of diameter d। बड़ा फेमस सवाल है बच्चों ये ओनली नीट में ही नहीं, ये AI ट्रिपल ई में भी आया, जिसको आप जेई मेंस कहते हैं। हर किताब में आपको ये खूब मिलेगा। ऑप्टिक्स के जितनी बार टेस्ट होंगे हर बार टीचर आपको इस सवाल को जरूर देंगे। चलिए आज इसको हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। A lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity I। तो कोई लेंस है और वो इस तरीके का जैसे लेंस रहा होगा, तो वो कितनी इंटेंसिटी की इमेज बना रहा है I।
आगे कह रहा है अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2 इन द सेंट्रल रीजन ऑफ लेंस इज कन्वर्ड बाय अ ब्लैक पेपर, कवर्ड, सॉरी कन्वर्ड नहीं कवर्ड। तो सेंट्रल रीजन में ये थोड़ा सा जो एरिया है इसको ब्लैक पेपर से ढक दिया है, और ये जो ढका हुआ हिस्सा है इसके डायमीटर को उसने d/2 कहा है। तो आप जानते हैं, तो मैंने अभी बताया ही था कि जब आप किसी लेंस को इस तरह से कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ बदलती है। लेकिन अगर आप किसी लेंस को इस तरह से कट करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ नहीं बदलती। ऐसे कट करें या ऐसे ब्लैक पेपर से ढक दें इसका कुछ हिस्सा, या कट कर दें, है ना, तो उससे नहीं बदलती फोकल लेंथ। इसका ये मतलब हुआ कि मैं कहूंगा फोकल लेंथ तो बनी रहेगी सेम। क्या बनी रहेगी सेम? फोकल लेंथ। वो कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हम कहेंगे भैया सेम बनी रहेगी। मतलब अगर फोकल लेंथ f थी तो फोकल लेंथ बाद में भी f ही बनी रहेगी। और दूसरी बात वो पूछ रहा है इंटेंसिटी के बारे में। तो बच्चों ये याद रखना कि जो इमेज की इंटेंसिटी होती है, जो इमेज की इंटेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो बच्चों एरिया पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एरिया पे। कौन सा एरिया? which is exposed to incident light, area exposed to incident light। जो लाइट आई है ना, उस पे कितने एरिया पे आई, मतलब कितना एरिया जो है वो लाइट को रिसीव कर रहा है और उसके बाद इमेज बना रहा है, राइट, उस पे डिपेंड करती है। मतलब शुरुआत में क्या इंटेंसिटी रही होगी और बाद में क्या इंटेंसिटी हो जाएगी, अगर आप ये बताना चाहते हैं तो शुरुआत में कितना था एरिया एक्सपोज्ड और बाद में कितना है एरिया एक्सपोज्ड। तो पहले डायमीटर जो था वो d था, तो डायमीटर d था तो रेडियस d/2 होगी। और बच्चों बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि जो हमारा टोटल एरिया है ना, जो हमारा टोटल एरिया है उसमें से कुछ एरिया हमने हटा दिया, उसको ब्लैक पेपर से ढक दिया। तो ब्लैक पेपर से ढक दिया तो वो हिस्सा इमेज फॉर्मेशन में काम नहीं करेगा। और वो कितना हिस्सा है? वो कितना हिस्सा है? तो उसका डायमीटर है d/2 जिसको ढक दिया। अगर डायमीटर d/2 है तो रेडियस उसकी आधी होगी, मतलब d/4। तो इतना हिस्सा हमने हटा दिया, ब्लैक पेपर से ढक दिया। तो न्यूमरेटर में है πd²/4 और डिनोमिनेटर में है πd²/4 माइनस πd²/16। न्यूमरेटर में है πd²/4, जबकि न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो एलसीएम में 16 ले लेता हूँ तो ये आएगा 4 - 1 मतलब 3 πd²/16 आएगा सॉल्व करके। πd² से πd² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 ऐसे जाएगा। तो I1/I2 जो है वो 4/3 हो जाएगा। I1/I2 4/3 हो जाएगा, मतलब I2 3I1/4 होगा। तो जो नई इंटेंसिटी है वो पुरानी इंटेंसिटी की 3/4 होगी। जो नई इंटेंसिटी है वो पुरानी इंटेंसिटी की 3/4 होगी, जबकि फोकल लेंथ बनी रहेगी सेम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 कहता है टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कांटेक्ट। f1 f2 फोकल लेंथ के दो लेंस कांटेक्ट में रख दिए हैं। कोएक्सियली पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो पावर होती क्या है 100/f, ये होती है पावर। तो 1/f इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है 1/f इक्विवेलेंट बच्चों, ओके। और P इक्विवेलेंट अगर आपको चाहिए तो ये होता है P1 प्लस P2। दिस इज P इक्विवेलेंट एंड दिस इज 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। आपको P इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए तो बोलिए P1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप P1 की जगह लिख सकते हैं 1/f1 और P2 की जगह आप लिख सकते हैं 1/f2। तो एलसीएम लेके आ जाएगा f2 प्लस f1 अपॉन f1 f2, f2 प्लस f1 अपॉन f1 f2। तो B जो है इसकी सही चॉइस होगी। आप कहेंगे सर आपने तो 100/f बताया था। देखो, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रखनी है तो 100/f और अगर मीटर में रखनी है तो 1/f। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही हैं और पावर की यूनिट उससे डायोप्टर ही आती है।
तो जब लेंस कॉम्बिनेशन में रखे होते हैं तो इक्विवेलेंट पावर कैसे निकलती है, P1 प्लस P2 से, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी हो तो 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2. A body is trying to start a fire by focusing sunlight on a piece of paper using an equiconvex lens of focal length 10 centimeter. The diameter of sun is this and its mean distance from earth is this. What is the diameter of sun image at the paper? तो आप जानते हैं बच्चों कि ये जो काम जैसे आप लेंस की हेल्प से कर रहे हैं, एक लेंस आपको दिया गया है, तो लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, तो मैग्निफिकेशन, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर नहीं, मुझे मैग्निफिकेशन कहना चाहिए, तो लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ इमेज एंड डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, I अपॉन O V अपॉन U के बराबर होता है. यहां तो आपको सन की जो इमेज पेपर पे बनेगी उसका डायमीटर बताना है, प्लस बनेगी माइनस बनेगी उससे मतलब ही नहीं, और वैसे भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेयर को चाहे इरेक्ट बना लो चाहे इन्वर्टेड बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए इस केस में आप ये करेंगे कि जो इमेज का साइज आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो रेशो है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड, ये बराबर होना चाहिए. आपसे साइज ऑफ इमेज पूछा गया है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो आप जो इमेज की जो लोकेशन है और जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, इनके पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो ले लो और उसको ऑब्जेक्ट के साइज से मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या कहा गया कि जो मेन डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ सन की वो है 1.5 इंटू 10⁻11. तो ये u की जगह डिनोमिनेटर में 1.5 इंटू 10⁻11, और जो इमेज है वो फोकस पर बन रही होगी. बोलो क्यों भाई, ये आपका पेपर है बच्चों, ये पेपर है, इसके ऊपर आपने कोई लेंस रख लिया, तो जो रेज सन से आ रही हैं मतलब इन्फिनिटी से आ रही हैं वो फोकस पर ही तो जा रही होंगी, फोकस पर. इसका मतलब ये हुआ कि पेपर और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए. तो जो इमेज है वो फोकस पे बन रही है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर को जरा मीटर में कन्वर्ट करके लिख लो, मल्टीप्लाइड विद ऑब्जेक्ट का जो साइज है मतलब जो उसका डायमीटर है, और कितना है वो है 1.39 इंटू 10⁻9. जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाता है जो कि है 9.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. सिंपल. इस सवाल को पढ़कर पेपर में छोड़ देगा बच्चा जब देखेगा क्या क्या दे रखा है, पर देखो ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही था. और ज्यादातर जब आप ट्रेंड देखेंगे तो आजकल ऐसे ही सवालों का ट्रेंड है, बिल्कुल फॉर्मूले पर ही आते हैं. खूब अच्छे से बस प्रैक्टिस होना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है. ये प्रैक्टिस का खेल है, ओनली थ्योरी पढ़ने से नहीं होता. प्रैक्टिस करो थोड़ी तो पता चलेगा कि भाई हमने 100 सवाल करके देख लिए, सीधा फॉर्मूला लग रहा होता है हर बार. तो ये जो सवाल आज पेपर में हमारे सामने आ गया ये भी सीधा फॉर्मूले से ही होना है, कॉन्फिडेंस आ जाता है. और सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है ना, कॉन्फिडेंस. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज है कॉन्फिडेंस की, और सेकंड नंबर पे आता है कंटेंट, क्योंकि कंटेंट याद भी तब होगा, याद भी तब रहेगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है. घबराए हुए बच्चों का कुछ भला नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 33, अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस. एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है. A convex lens and a concave lens each having same focal length of 25. लेकिन आप जानते हो कॉन्वेक्स का +25 लोगे, कॉनकेव का -25 लोगे, क्योंकि एयर में कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है और एयर में कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है. कन्वर्जिंग सिस्टम की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव आएगी, डाइवर्जिंग की नेगेटिव आएगी. आर पुट इन कॉन्टेक्ट, इनको कॉन्टेक्ट में रख दिया, इनको कॉन्टेक्ट में रख दिया टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन. द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो बच्चों मैंने बताया था ना अभी, 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2.
तो ये तो 0 आ गया, और एफ इक्विवेलेंट आ गया क्या, इनफाइनाइट। और पावर क्या होती है, पावर होती है 100/f। तो अगर इक्विवेलेंट पावर चाहिए तो 100/f इक्विवेलेंट, 100/infinity, इसलिए 0। 34, an equiconvex lens is cut into two halves along xo x dash। ओके, तो ये है आपका लेंस, पहले xo x dash ऐसे कट लगाया, और बाद में yo y dash मतलब ऐसे कट लगाया। तो अभी मैंने पीछे बताया था, अगर इस तरह से कट लगाओगे तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब लेंस की फोकल लेंथ अगर f थी तो इसकी फोकल लेंथ अभी भी f ही होगी, और ऐसे कट लगाओगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, बशर्ते कि इक्वी कॉन्वेक्स हो, तो फिर डबल हो जाती है। और अभी मैंने एक पेपर पे करके दिखाया भी था। ओके, तो वो कह रहा है कि लेट फोकल लेंथ f थी और बाद में f डैश और f डबल डैश हो गई, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करें तो हम कहेंगे f डैश f के बराबर होगा और f डबल डैश 2f होगा, मतलब a इज द राइट चॉइस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर है, कैसा, मैं वापस रिपीट कर दूं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो ऐसे केस में अगर आप इस तरह से कट लगा देंगे तो उससे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ऐसे कट लगा देंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है। फोकल लेंथ पावर नहीं, फोकल लेंथ पावर फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो कहोगे पावर आधी हो गई, अगर फोकल लेंथ डबल हो गई तो पावर आधी हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 35, अ कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड, लेंस को लिक्विड में डिप कर दिया, whose refractive index is equal to refractive index of lens, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो ये तो भाई ये वाला केस हो गया कि ये लेंस है और इसको एक लिक्विड में डाल दिया, लेकिन जितना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही सराउंडिंग का है। तो ऐसे केस में ना ये कन्वर्जिंग होगा ना ये डाइवर्जिंग होगा, इससे तो रेज ऐसे निकल जाएंगी जैसे कि किसी फ्लैट प्लेट से निकल गई हो। ओके, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो देखो फोकल लेंथ कितनी होगी, मतलब पैरेलल जो रेज जा रही हैं वो किस जगह जाकर मिलेंगी, अगर यहां जाकर मिल जाएंगी तो ये फोकल लेंथ होगा। लेकिन इसमें तो आप देखो, इसमें तो कभी मिल ही नहीं रही, इसमें तो कभी मिल ही नहीं रही, नॉट डिफाइंड, आगे कहीं जाके इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेंगी, इसलिए आप आंसर दोगे बी। एक और बात बच्चों, आप ये भी तो कह सकते हो ना कि एकदम फ्लैट प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है ना, फ्लैट सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, फोकस भी इनफाइनाइट ही होगा। 36, a bulb is located on a wall, its image to be obtained on a parallel wall with the help of a convex lens। ये कोई ऑब्जेक्ट है, बल्ब है बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस दीवार पर है, इसकी इमेज हमें सामने वाली दीवार पर चाहिए, सामने वाली दीवार पे यहां पर हमें इस बल्ब की इमेज चाहिए। A bulb is located on a wall, its image is to be obtained on a parallel wall with the help of a convex lens। और जी हाँ, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, तो ये काम तो कॉन्वेक्स लेंस ही कर सकता है ऑब्वियसली। तो एक कॉन्वेक्स लेंस हमें चाहिए था, और वो मान लीजिए हमने यहां कहीं रखा, लाइक दिस। तो वो कह रहा था लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अहेड ऑफ सेकंड वॉल, हमने सेकंड वॉल से इसको d डिस्टेंस पर रखा है। देन रिक्वायर्ड फोकल लेंथ विल बी, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है ना। आप देख सकते हो ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि हमें किस तरह से वो एक अंदाजा लगाना है उसका। तो बच्चों आप ये जानते हो कि किसी ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज, क्या कहा मैंने, ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच में कम से कम 4f डिस्टेंस होनी चाहिए, कम से कम, इससे ज्यादा कितनी भी हो 4f से छोटी नहीं हो सकती कभी भी। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पर रख दोगे तो उसकी इमेज भी 2f पर ही बनेगी, 2f हो जाएगा 4f। तो ऑब्जेक्ट और दीवार के बीच में डिस्टेंस 4f से छोटी नहीं हो सकती, कम से कम 4f तो होगी ही, और उस केस में लेंस बिल्कुल मिड में होगा, ऑब्जेक्ट भी 2f पे और
इमेज भी 2f पे, मतलब 2f की वैल्यू d, 2f की वैल्यू d, तो लेंस की फोकल लेंथ d/2। इसमें कह रहा है लेस देन d/4, इसमें कह रहा है मोर देन d/4 बट लेस देन d/2, इसमें कह रहा है ओनली d/4, इसमें कह रहा है d/2, तो ये ना d/2, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आ गई? अगला सवाल, फॉर अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स कहा उसने, ये प्लेन और ये कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स साइड आपको नजर आ रही है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को उसने कहा 10 सेंटीमीटर। इट इज सिल्वर्ड ऑन इट्स प्लेन सरफेस, इसको प्लेन सरफेस पे सिल्वर्ड मतलब इसको मिरर बना दिया, और क्योंकि सरफेस फ्लैट है तो फ्लैट मिरर या प्लेन मिरर बन गया ये। फाइंड फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग, तो सिल्वरिंग के बाद हमें इसकी फोकल लेंथ बतानी। तो बच्चों इसमें देखो होगा क्या, अगर कोई रे इधर से एंट्री करती है तो वो पहले लेंस में चलेगी, फिर वो प्लेन मिरर से टकराएगी, प्लेन मिरर रे को रिफ्लेक्ट कर देगा तो वापस लेंस में चलेगी और फिर बाहर निकलेगी। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट तीन इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैं कहूंगा कि इसकी फोकल लेंथ होगी फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट प्लस फोकल लेंथ ऑफ सेकंड इंस्ट्रूमेंट प्लस फोकल लेंथ ऑफ थर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आप देख सकते हैं तो ट्वाइस 2/fl प्लस बच्चों प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, तो मिरर की फोकल लेंथ r/2 होती है मिरर की, और प्लेन मिरर हो तो r इंफिनिटी होगा, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ ये आ जाएगी, और आप देख सकते हैं कि ये हो गया 0। इसका मतलब आपकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो आएगी FL/2, FL/2। आइए FL क्या है, बेसिकली ये एक प्लेन मिरर और इस लेंस का कॉम्बिनेशन है, इसमें रे पहले इसमें गई फिर मिरर से टकराई फिर इसमें आई फिर बाहर निकली, तो ये जो लेंस है इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि इसमें R1 की वैल्यू प्लस R है और R2 तो आपका इन्फिनिटी है, तो 1/f लेंस की फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ-1, ग्लास का बना हुआ है तो 3/2 - 1, μ-1 3/2 - 1 दैट इज 1/2। 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 - 1/r2। तो लेंस की फोकल लेंथ आप देख सकते हैं 2r आ रही है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ रही है 2r, ये लेंस की फोकल लेंथ आ रही है, और r कितना दे रखा था, r दे रखा था 10 सेंटीमीटर, तो FL की जगह 2r पुट कर दिया, तो 2r/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब r के बराबर आ गया, और r कितना है 10 सेंटीमीटर, इसलिए r की जगह 10 सेंटीमीटर पुट कर दिया, तो फिर जो आपका आंसर है वो हो गया 10 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात? A plano convex lens is made of refractive index 1.6, radius of curvature is 60, the focal length of the lens is, सिंपल सवाल ना, देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस made of refractive index 1.6, the radius of curvature of the curved surface is 60, r की वैल्यू 60 दे रखी है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। तो आप सोच रहे होंगे सर ये आपको कैसे पता चलता है कि रे किधर से भेजनी है, आप कभी किधर से भेज देते हो कभी किधर से भेज देते हो, तो अच्छे बच्चों किधर से भी भेज दो। देखो यहाँ से अगर किसी बच्चे ने भेजी, दो तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ बच्चे रे को इधर से भेजेंगे तो कुछ इधर से भेजेंगे, लो मैं दोनों के हिसाब से सॉल्व कर देता हूँ। ये बच्चा कहेगा कि R1 इज R1 इज इन्फिनिटी, इसकी रे पहले किससे टकराई, फ्लैट सरफेस से, तो इसके लिए पहली सरफेस फ्लैट है, और इसके लिए दूसरी सरफेस जो है वो कर्व्ड है, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो देखो ये होगा -60, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट अगेंस्ट इसका कर्वेचर बन रहा है, देखो पूरा जब मैंने पूरा किया तो सेंटर इधर कहीं आ रहा होगा, ऐसे चलेगा ये, और इस बच्चे की रे सबसे पहले कर्व्ड सरफेस से टकरा गई, और इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर भी इधर ही होगा, ऑप्टिकल सेंटर से इधर ही चलना पड़ेगा इंसिडेंट रे के अलोंग, तो ये कहेगा कि जो पहली सरफेस है वो कर्व्ड है,
ओके तो +60 कहेगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, और वो 60 है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चले तो लेफ्ट चले, और इंसिडेंट रे भी लेफ्ट ही चल रही है, तो इंसिडेंट रे के अलोंग पॉजिटिव लिया जाता है साइन कन्वेंशन। और जो सेकंड सरफेस है वो फ्लैट है, तो वो हो गई इनफाइनाइट रेडियस की। तो ये स्टूडेंट जो रे को इधर से भेज रहा है उसके लिए ये है, और जो इधर से भेज रहा है उसके लिए ये है, लेकिन आंसर दोनों के लिए सेम ही आएगा भाई। चेक करो, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। और ये वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी 1/f आ रहा है, 1.6 माइनस 1 इज 0.6, और ब्रैकेट में माइनस माइनस हो गया प्लस, भाई ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 1/60। और इस बच्चे के लिए भी आ रहा है 0.6, 1/60 में से 0 माइनस गया तो 1/60। देखो सेम ही नहीं आ गया, ये डेसिमल हटा दो जरा, दिस वन। तो फोकल लेंथ देखो 100 आ गई, चाहे ऐसे निकाला जाए चाहे ऐसे निकाला जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसिडेंट रे आप किधर से भेज रहे हैं, आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। A luminous object is placed at a distance of 30 centimeter from the convex lens of focal length 20 centimeter. A luminous object is placed at a distance of 30 centimeter from the convex lens of focal length 20 centimeter. तो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हमने इस लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। A luminous object is placed at a distance of 30 centimeter. Okay, 20 नहीं 30 पे रख दिया, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। On the other side of the lens, at what distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10 centimeter be placed in order to have an upright image of the object coincident with it? वो कह रहा है कि इस लेंस के दूसरी तरफ, इस लेंस के दूसरी तरफ मैं कितनी डिस्टेंस पर एक कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, मैं एक कॉन्वेक्स मिरर रख दूं, एक कॉन्वेक्स मिरर रख दूं, ये लीजिए कॉन्वेक्स मिरर, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस पूछ, ये डी आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला, और कह रहा है कि को इंसिडेंट विद इट, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करे। तो मैंने शायद थोड़ी देर पहले ही कहा था, जिन सवालों में लिखा हो कि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाए, इन सवालों में एक मिरर जरूर होता है, और इन सवालों का कॉन्सेप्ट होता है कि जब मिरर पर रे पहुंचे तो परपेंडिकुलर पहुंचे, और मिरर के लिए कौन सी रे परपेंडिकुलर होगी, जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई नजर आएगी। गॉट इट ना। इसका ये मतलब हुआ कि जब ऑब्जेक्ट से इस लेंस पर रे आई होगी तो इस लेंस ने ये जो मिरर है ना, ये मिरर देखो ऐसे बना हुआ है, मिरर ऐसे ऐसे, तो अगर मैं इसके सर्कल को पूरा कर दूं तो इस मिरर का सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा मिरर का। तो इस लेंस ने बेसिकली रे को कन्वर्ज किया होगा कुछ इस तरह से कि अगर ये मिरर बीच में ना आता तो ये यहाँ जाती, इसीलिए मिरर को लगा कि ये जो रे है ये उस पर परपेंडिकुलर है, तो जैसे ये आई मिरर ने वैसे ही लौटा दिया। बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो जरा लेंस के लिए देखना बच्चों, लेंस के लिए U कहां पर है, 30 सेंटीमीटर पीछे, ऑब्जेक्ट कहां पर है 30 सेंटीमीटर पीछे, कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा दिया, तो 1/v माइनस u की जगह -30 और f की जगह +20 रख दिया, तो v की वैल्यू आ गई +60। लेंस चाहता है कि इमेज उससे 60 सेंटीमीटर आगे बने, लेंस चाहता है कि इमेज 60 सेंटीमीटर आगे बने, मतलब ये डिस्टेंस 60 है। ये डिस्टेंस कितनी है जो ब्लू कलर से बनाई है, 60 है ये। अच्छा, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, ये डिस्टेंस 10 है भाई।
मिरर से मिरर के सेंटर की डिस्टेंस 10 है, और ये जो बड़ी वाली नीले रंग की लाइन बनाई है ये 60 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 60 है और ये 10 है, अगर ये टोटल 60 है और ये 10 है, तो 60 और 10 का डिफरेंस बोलो ये कितना हुआ? 50 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वो कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज मेजर्ड फॉर वॉयलेट, ग्रीन, रेड कलर। प्यारे बच्चों, पहले भी बताया होगा कॉचीज रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर बी अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ का फंक्शन होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू, मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो म्यू कम होगा, इसलिए राइट साइड जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, जब किसी मीडियम में वॉयलेट लाइट जाएगी और उसी मीडियम में रेड लाइट जाएगी तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम होगा और वॉयलेट के लिए ज्यादा होगा। और आप जानते हैं कि किसी लेंस की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन होती है, ये होती है फोकल लेंथ। आप देख सकते हैं कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। 1/f लिखा है, f नहीं लिखा है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब जिधर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा हो उधर की तरफ फोकल लेंथ बढ़ेगी, उधर की तरफ फोकल लेंथ बढ़ेगी। मतलब रेड कलर के लिए फोकल लेंथ होगी सबसे ज्यादा और वॉयलेट के लिए होगी सबसे कम। और लेकिन तीन थे ना, वॉयलेट, ग्रीन, रेड, ठीक है, तो रेड के लिए होगी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा, फिर होगी ग्रीन के लिए, और सबसे कम होगी वॉयलेट के लिए। इसी वजह से तो क्रोमेटिक एबरेशन भी होता है लेंसेज में, है ना। और उसको ठीक करने के लिए ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, कन्वर्जिंग के साथ डाइवर्जिंग लगा दिया जाता है, इसीलिए तो किया जाता है वो। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। एफ आर एफ जी से बड़ा होना चाहिए, एफ आर एफ जी से बड़ा होना चाहिए, और एफ वी सबसे छोटा। तो ये लो, ये लिखा एफ वी एफ आर से छोटा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एफ जी एफ आर से बड़ा, ऐसा नहीं है, एफ जी एफ आर से छोटा है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है बराबर होंगे। आखिरी कह रहा है कि एफ आर बड़ा होगा एफ जी से, एफ आर एफ जी से बड़ा होगा, हाँ जी, डी भी सही है ना। तो टाइपिंग एरर होगी, इसके हिसाब से दो ऑप्शन सही जा रहे हैं। एफ आर एफ जी से भी बड़ा होगा, एफ आर एफ वी से भी बड़ा होगा, तो ए और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पर हो गए सही।